हाँ तो भाई फर्स्ट पार्ट में हमने शुक्राणु निर्माण को देखा था कि स्पर्मेटिड से शुक्राणु निर्माण कैसे होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में हम देखेंगे स्पर्म की संरचना। ठीक है, तो स्पर्म की संरचना में आपको वही बात बताई है, जैसे इसमें सिर होता है, मध्य भाग होता है और क्या होती है, पूंछ। एक स्पर्म की संरचना की अगर हम बात करें तो उसके 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। ठीक है, तो सिर हमको पता ही है भाई, वही 2 चीज, केंद्रक और एक्रोसोम, केंद्रक और एक्रोसोम। तो स्पर्म का जो केंद्रक होता है उसमें आप सेम जरूर याद रखना कि मनुष्य के स्पर्म का जो केंद्रक होता है या सिर जो होता है वो चम्मच के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है, चम्मच के आकार का होता है। तो इसमें हम मोस्टली ये बात बता सकते हैं कि भाई इसका जो केंद्रक होता है वो चम्मच के आकार का होता है, जिसमें गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और एक्रोसोम आप सभी जानते ही हैं कि शुक्राणु के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और इस एक्रोसोम में, अब ये पॉइंट आप याद रखना, इस एक्रोसोम में हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। इस एक्रोसोम में हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु के कवच को गलाते हैं। इस पे आप विशेष ध्यान देना। देखो नोट्सों में जब आप देखेंगे केंद्रक तो आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे ना कि हमको क्या लिखना है। एक्रोसोम की बात करें तो एक्रोसोम में ये होता है कि केंद्रक के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। इसमें हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं जिनका काम क्या होता है कि जब भी निषेचन हो जाता है तो उसके बाद ये अंडाणु के कवच को गलाने का काम करते हैं। मध्य भाग, अब मध्य भाग का निर्माण कौन करता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, देखो ये अक्षीय तंतु था, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें इस प्रकार व्यवस्थित होकर एक संरचना बनाते हैं जिसको निवेन कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, निवेन कर्ण। यही बात आपको याद रखनी है कि इसके मध्य भाग का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों ओर जुड़कर एक निवेन कर्ण का निर्माण करते हैं। इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, निवेन कर्ण, है ना। और इसके ऊपर जो एक पतली झिल्ली पाई जाती है, मध्य भाग में निवेन कर्ण के ऊपर जो एक पतली झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली को हम मेनचेट कहते हैं। 2 बात आप याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में व्यवस्थित होकर एक संरचना बनाते हैं जिसको निवेन कर्ण कहते हैं। और इसके ऊपर जो एक पतली झिल्ली पाई जाती है स्पर्म के ऊपर उसको मेनचेट कहते हैं। पूरी झिल्ली को मेनचेट कहते हैं जो यहां से सिर से चलकर आती है ना। तो मध्य भाग में कोई खास बात नहीं है। पूंछ जो है, पूंछ का निर्माण या अक्षीय तंतु का निर्माण हमारा सेंट्रोसोम करता है, आप सभी जानते हैं। और इसकी पूंछ जो होती है उसका काम क्या होता है, शुक्राणु को गति कराना, चलाने का कार्य होता है। और इसकी जो पूंछ होती है ना, अच्छा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ ये जो मध्य भाग है और यहाँ से इसकी पूंछ स्टार्ट है, तो यहाँ पर एक वलय पाया जाता है। यहाँ पर एक वलय रिंग शेप संरचना पाई जाती है। और इसका कार्य क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नीचे की तरफ नहीं चले जाएं। इन माइटोकॉन्ड्रिया को रोकने का कार्य होता है वलय का, है ना।
तो पूंछ में कोई खास बात नहीं है, ये गति करने का कार्य कराती है। तो आप स्पर्म की स्ट्रक्चर को नोट्सों में देख सकते हैं, उसको समझना, डायग्राम आप सभी बनाना जानते हैं, बना के देख लेना, ठीक है। तो कोई खास बात नहीं है इसमें, हालांकि क्वेश्चन भी आ गया था इससे, है ना, पर आप जब इसको देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने इस स्पर्मेटिड का जो विभेदन आपको बताया था ना, उसी से रिलेटिव इसकी थ्योरी है, संरचना की भी, है ना। चलिए अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वह है अंड जनन। क्या है? अंड जनन, oogenesis। क्या है भाई? oogenesis। पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन, और अब हम पढ़ रहे हैं oogenesis यानी कि अंड जनन। तो बहुत ही मुख्य क्वेश्चन यहां से मैं आपको बता दिया है कि इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या तो अंड जनन का आरेख या शुक्र जनन का आरेख, और एक आपसे पूछ सकता है एक्रोसोम का निर्माण बताइए, केंद्रक या एक्रोसोम का, मोस्ट एक्रोसोम है। तो ये तीन क्वेश्चन तो आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं। तो oogenesis, अंड जनन, तो इसकी परिभाषा वही हो गई भाई, क्या? अंडाशय में प्रीमोर्डियल सेल्स द्वारा ओवम का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। वही सिंपल सी प्रक्रिया है ना। अब अंड जनन की जो प्रक्रिया, वही चरण है इसका स्पर्म का निर्माण किया था हमने दो चरणों में, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन और स्पर्मेटोलाइसिस। लेकिन अंड जनन को डायरेक्ट ही हमने तीन फेजों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन गुणन, सेकंड वृद्धि, और थर्ड है परिपक्वन। वही सेम है, और आपको केवल आरेख पर ध्यान देना है, थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप आरेख बनाना जानते हैं तो थ्योरी आराम से बना देंगे। अब बिल्कुल हम आरेख उसी की तरह बनाते हुए चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास वही कौन, प्रीमोर्डियल सेल्स, या आप इसको जनन कोशिका भी कह सकते हैं, आद्य जनन कोशिका, ठीक है भाई। तो ये जो आद्य जनन कोशिका होती है, उसमें वही लगातार क्या होंगे? समसूत्री विभाजन होंगे, है ना, ओगोनिया। ये सारी डिप्लॉइड सेल है, इसको गुणन प्रावस्था कहते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो सुनिएगा। देखिए, oogenesis को तीन भागों में बांटा है, उसके तीन चरण होते हैं oogenesis के। गुणन प्रावस्था, तीन फेज है, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन, है ना। वही सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आप गुणन प्रावस्था पढ़ेंगे। तो गुणन प्रावस्था में आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या पढ़ा था कि आद्य जनन कोशिका लगातार समसूत्री विभाजन करती है, जिससे अनेकों कोशिकाएं बनती हैं, जिनको हम क्या कहते थे? स्पर्मेटोगोनिया कहते थे, नहीं कहते थे। लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हैं? oogenesis पढ़ रहे हैं। तो आप गुणन प्रावस्था में कैसे लिखेंगे कि आद्य जनन कोशिका लगातार समसूत्री विभाजन कर अनेकों कोशिकाएं बनाती हैं, जिन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? oogonia कहते हैं। बस शब्दों का अंतर है, प्रोसीजर सेम है बिल्कुल। तो oogonia बन गई। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट कौन सी फेज आएगी? वृद्धि फेज। कौन सी? वृद्धि। तो मैं यहां पर लिख दूंगा, तो ये तो हमारी गुणन फेज हो गई। अब जो हमारी वृद्धि फेज होती है, इसमें जरा समझो, यहां एक अंतर है, वो आप समझना। स्पर्मेटोगोनिया तो सभी स्पर्म का फॉर्मेशन करती थी, लेकिन oogonia केवल एक ही जाती है हर महीने। आपको मैं बता चुका हूं ना इस चीज को। तो इन oogonia में से
एक ओगोनिया अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। कोई सेम बात है, जैसे वहां पर स्पर्मेटोगोनिया ने आकार में वृद्धि की थी, जिसको आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम दिया था। यहां अकेली ओगोनिया आकार में वृद्धि कर रही है, तो आप इसको क्या नाम देंगे? प्राइमरी ओसाइट। क्या नाम देंगे? प्राइमरी ओसाइट। वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी और ये प्राइमरी ओसाइट है, क्योंकि हम ओजेनेसिस पढ़ रहे हैं। शब्दों का अंतर है, प्रोसीजर सेम है बिल्कुल, ठीक है। और दोनों ही आरेख बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी जो वृद्धि प्रावस्था है वो थोड़ी लॉन्ग प्रावस्था होती है, लंबी प्रावस्था होती है। बात केवल इतनी सी है कि एक ओगोनिया अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, जिसको हम प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। इसकी दो प्रावस्थाएं वृद्धि की, एक तो पीतक जनन पूर्व, पीतक पूर्व, और एक पीतक पश्च, पीतक। एक तो पीतक और एक पीतक पूर्व। देखो, पीतक पूर्व क्या है मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में प्रीबिटेलोजेनेसिस बोलते हैं। अंडे जो होते हैं उनमें एक पीले कलर का पदार्थ होता है, आपने देखा होगा मुर्गी के अंडे में। तो जो पीले रंग का पदार्थ होता है उसको हम पीतक बोलते हैं, और इस पीतक में इसके गुणसूत्र, पोषक पदार्थ आदि प्रेजेंट होते हैं। तो स्तनधारी के जो अंडे होते हैं, स्तनधारी के जो अंडे होते हैं, मोस्टली मैं मनुष्य की अगर बात करूं तो इनके अंड में पीतक नहीं होता, और जो चिड़िया वगैरह होती हैं उनके अंडों में पीतक ज्यादा होता है ना। तो इतना आप देखना कि अंड जनन की दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो पीतक निर्माण होने वाली और एक पीतक से पहले होने वाली, है ना। और कोई खास बात नहीं है, आपको थ्योरी में लिखना ही नहीं है। इतना याद रखना कि एक ओगोनिया अपने आकार में वृद्धि करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ओसाइट, यानी कि प्राथमिक अंडकोश का, ठीक है। तो इतनी सी हुई हमारी कौन सी प्रावस्था? वृद्धि। अब आपको परिपक्वन अवस्था में मुख्य बात समझनी है, देखना, समझते चलना कि प्राइमरी ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है फर्स्ट। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। बात समझना अब यहां पर, प्राइमरी ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने से दो असमान कोशिका बनती है। असमान बोल रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि एक कोशिका होती है बड़ी और एक कोशिका होती है छोटी। तो जो बड़ी कोशिका होती है इसको तो सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, और जो छोटी कोशिका होती है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। बात समझ में आ रही नहीं यार? मैं क्या कह रहा हूं? कौन सी प्रावस्था चल रही है? परिपक्वन प्रावस्था चल रही है ना। परिपक्वन क्या लिखना है परिपक्वन में? कि प्राइमरी ओसाइट में फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होने से दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से बड़ी कोशिका को सेकेंडरी ओसाइट और छोटी कोशिका को फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। लिख सकते हैं ना आप आराम से आरेख से। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस सेकंड होता है। कौन सा अर्धसूत्री विभाजन? मियोसिस सेकंड, है ना, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, जिससे फिर दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। तो ये जो बड़ी कोशिका होती है उसी को हम ओवा कहते हैं, अंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड, है ना। और ये जो है इसको बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं?
सेकंड पोलर बॉडी। तो बस यह है हमारा oogenesis का आरेख। एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए अब इसको दोबारा कि oogenesis को आपने कितनी प्रावस्थाओं में बांटा है, 3 प्रावस्थाओं में। सबसे पहली मल्टीप्लिकेशन जिसको हम गुणन कह रहे हैं। तो इसमें क्या है भाई कि प्रीमोर्डियल सेल लगातार समसूत्री विभाजन करती है। मैं यहाँ पर इसका एक हिंदी में आरेख बनाता हूं। सबसे पहले प्रीमोर्डियल सेल्स थी, इसमें कौन से विभाजन हो रहे हैं, समसूत्री विभाजन, जिससे क्या बन रहे हैं, ओगोनिया बन रहे हैं। तो ये तो वही गुणन प्रावस्था। ओगोनिया ने अपने आकार में वृद्धि की और क्या बना ली, प्राइमरी ओसाइट। इस प्राइमरी ओसाइट में कौन सा विभाजन हुआ, फर्स्ट मियोसिस, जिससे क्या बनी, सेकेंडरी ओसाइट। इस सेकेंडरी ओसाइट में क्या हुआ, सेकेंड मियोसिस, जिससे क्या बना, ओवम बना। क्या बना, ओवम। और हम क्या पढ़ रहे थे, अंडजनन। तो बताओ अंड का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आरेख ही आपको बनाना है बस, ठीक है। केवल शब्दों का अंतर है, बाकी सेम प्रोसीजर सा है। मैचुरेशन में, परिपक्वन में थोड़ा सा चेंजमेंट है। तो ये सेकंड पोलर बॉडी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी। अब मैं आपको यहां एक बात बता दूं, मैंने आपको बताया था ना 28 चैप्टर में, इस सेकेंडरी ओसाइट है, अंडोत्सर्ग याद करिए, ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के समय यह निकलता है सेकेंडरी ओसाइट। और जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, अर्थात स्पर्म अगर इससे फ्यूज करता है, संपर्क करता है, तब ही मियोसिस सेकंड होता है। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कब होगा, जब स्पर्म इस सेकेंडरी ओसाइट को संपर्क में लाएगा। अगर स्पर्म का इससे संलयन नहीं होता है तो कभी भी सेकंड अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, और सेकंड अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो सेकंड पोलर बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसे ही नीट में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि एक 21 ईयर की वर्जिन गर्ल है, कुंवारी लड़की। वर्जिन गर्ल का मतलब होता है जिसने कभी भी मैथुन क्रिया नहीं की है, यानी कि अनमैरिड है, अविवाहित, ठीक है भाई। तो उसकी बॉडी के अंदर कितने पोलर बॉडी बनेंगे, सेकंड। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि भाई एक 21 ईयर की अनमैरिड गर्ल है, तो उसकी बॉडी के अंदर कितनी सेकंड पोलर बॉडी बनेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि भाई सेकंड पोलर बॉडी तो जब बनता है जब निषेचन हो, स्पर्म का फ्यूजन हो। जब अनमैरिड है तो स्पर्म जाएगा ही नहीं, है ना। तो कभी भी उसमें सेकंड अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा और एक भी सेकंड पोलर बॉडी नहीं बनेगी। तो इस प्रकार यहां से नीट में क्वेश्चन आते हैं। और एक प्रारूप और क्या है नीट के क्वेश्चन का, देखो ये हमारी प्राइमरी oocyte है और ये हमारी सेकेंडरी oocyte है। तो प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte दोनों ही कितने स्पर्म ओवम का निर्माण कर रही हैं, केवल एक का, है ना। लेकिन जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी वो 2 तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है और 2 ये 4 क्या बनाती थी आगे चल के, शुक्राणु बनते थे ना, यही तो था। तो देखो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाती है, 4, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनाती है, 2। अरे बात समझो, एक प्राइमरी ने 2 सेकेंडरी बनाई थी और 2 सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, इसने कितने स्पर्म बनाए हैं, मात्र 2, और इसने कितने बनाए हैं, 2। तो प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो 2 बनाती है, लेकिन प्राइमरी कितनी बनाएगी, 4 स्पर्म बनाएगी। तो ये क्वेश्चन भी नीट में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको oogenesis का आरेख समझ में आ गया।
केवल आप आरेख पे ही ध्यान देना, बस आप इस आरेख को बनाना सीख लेना, आपके 2 नंबर पर के। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट है 31। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 32। तो आप इस आरेख को बना लेना बिल्कुल, और इसको समझने की कोशिश कर लेना। ठीक है, हाँ बिल्कुल सेम आरेख है, थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो आप उसको देख लेना। ठीक है भाई।